स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आप वीडियो पॉज करके ब्रेक लेके चाय पानी बिस्किट खा के आ जाइएगा, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। एक एक बारीकी में जाएंगे टॉपिक की। हो सकता है वो चीज़ें आपको आती हो तो आप उस दौरान वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना जो मुद्दा है उसको हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले मेंडलीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये रशिया के थे, केमिस्ट थे, कमाल के इंसान थे। इस वीडियो की जो सबसे खास बात है वो वीडियो के अंत में है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और मेंडलीव जो थे, इन्होंने लगभग 5 साल बाद ही न्यूलैंड ने 1866 के आसपास जो है अपना अष्टक का सिद्धांत दिया था, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके लगभग 5 साल बाद, वैसे 1869 है 1869, बट हाँ 4-5 साल बाद इन्होंने अपनी जो सारणी थी, आवर्त सारणी, उसको प्रपोज किया था कि देखो यार मैंने भी काम किया है। और इनकी जो सारणी थी वो 1872 में जर्मनी में किसी एक मैगजीन में छपी थी, दुनिया भर के देखने के लिए कि देखो ये एक नई उपलब्धि है। और सबसे जो खास बात है इनके लिए वो है कि इनको सन 1906 में दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात है ऐसा मुझे तो लगता ही है। तो इनको मिला था और 1907 में 1907 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब उसके बाद इनका जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है ना, वो एक ही लाइन है और ये एग्जाम में लिखने को सीधा पूछी जाती है हमसे 10वीं कक्षा में या बाकी जिस भी कक्षा में ये आपका टॉपिक है। ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी है, इससे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, लाइन से कोई शब्द इधर उधर नहीं करना है। तो इनका सिद्धांत है कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं, गुणधर्म दोनों, भौतिक गुणधर्म भी हैं और रासायनिक गुणधर्म भी हैं। कह रहे हैं तत्व के दोनों तरह के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान हमें पता है। तो एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि इन्होंने किया क्या था, फिर मैं आपको इस लाइन को और अच्छे से समझाता हूं। मेंडलीव ने कहा कि आप क्या करो, सारे तत्व उठाओ जितने भी ज्ञात थे। उस वक्त तक 63 तत्व ज्ञात थे, जबकि न्यूलैंड के वक्त तक लगभग 56 तत्वों के बारे में पता था और डॉबराइनर के समय तक केवल 33 तत्व पता थे हमें। इन्होंने कहा सारे तत्व लो, और ये मस्त करते थे एक काम, एक कार्ड ले लो, मतलब ऐसे पुट्ठे के बना लो, आप व्हाइट कार्ड बना लो, उन सब पे 63 के 63 तत्वों की प्रॉपर्टीज लिख दो। ये द्रव्यमान इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ऐसे। फिर क्या कर लो, एक मान लो तार बांध दो, या मान लो आप जमीन पे बैठ जाओ। फिर क्या करो, सबसे कम द्रव्यमान वाला रख दिया, फिर दूसरा कार्ड जो है उसको उसके बाद में रख दिया, ज्यादा द्रव्यमान, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। फिर जैसे ही कोई ऐसा तत्व मिला जिसका जो गुणधर्म है, जिसके गुणधर्म वो मान लो पहली वाली लाइन वाले कार्ड से मिल रहे हैं, तो उसको उसके नीचे रख दिया। समझ में आ रही है आपको बात? ये इन्होंने किया। इन्होंने क्या, कुछ फिक्स नहीं किया। न्यूलैंड ने बोला हर 8वां तत्व सेम होगा, फिक्स कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, देखो जहां सेम आए वहां रख दो, बात खत्म। आप दिमाग मत लगाओ कि कौन सा होगा। तो अब इस बात को आप वापस देखो, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाया, तो ये परमाणु द्रव्यमान, गुणधर्मों की बात चल ही रही है, का आवर्त फलन, ये 2 शब्द आपको समझने हैं। आवर्त का मतलब है पीरियोडिक, कि मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद वो तत्व आ ही जाएगा अपने आप। जो समान गुणधर्म रखने वाले तत्व हैं वो अपने आप आपको एक निश्चित अंतराल के बाद मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आवर्त। फलन का क्या मतलब होता है? यहां पे फलन दोस्तों एक विशेष तरह का रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब संबंध। वैसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है टॉपिक बहुत अच्छे से। आप बस ऐसा समझो कि जो तत्वों के गुणधर्म है ना, वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से संबंधित हैं। और वो भी कैसे, बढ़ते हुए क्रम में जब आप उनको जमा रहे हो तो ये दोनों चीजें जो है ना आपस में रिश्तेदारी है दोनों में। समझ रहे हो इस बात को? आर से मतलब है यहां पर रिलेशन, और वो रिलेशन भी एक विशेष तरह का रिलेशन है, इसीलिए उसको फंक्शन बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो ये फलन है, आवर्त फलन है, लौटेगा अपने आप वापस आएगा। तो ये थोड़ी सी क्लिष्ट जटिल भाषा है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी अगर आप एक आध बार इसको और समझेंगे तो। अगले बिंदु में कह रहे हैं हम लोग, मेंडलीव ने उस वक्त तक ज्ञात सभी 63 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हुए एक सारणी बना दी। 63 के 63 को ठक 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 के एक सारणी बना दी, और इस सारणी को कहा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
फिर कह रहे हैं मेंडलीव ने अपनी सारणी को 8 स्तंभ, मतलब आप बनाओगे तो कुछ एक कॉलम होंगे, कुछ एक रोज होंगी, तो मेंडलीव ने 8 तो स्तंभ बनाए और जो 7 हैं वो रोज बनाई। और स्तंभों को ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, कॉलम्स को इन्होंने कहा ग्रुप, और ग्रुप को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम लोग समूह बोलते हैं। जो स्तंभ हैं उनको हम लोग बोलते हैं समूह। और 7 पंक्तियां, पंक्तियों को इन्होंने कहा पीरियड्स, और हिंदी में हम लोग शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त। तो 7 तो आवर्त हैं इनकी आवर्त सारणी में, और 8 जो हैं वो समूह हैं, ग्रुप हैं या स्तंभ हैं। ये तीनों शब्द आपको याद रखने, ग्रुप, समूह, स्तंभ या आवर्त, पंक्ति और पीरियड्स, ये आपको याद रखना। इतनों में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को विभाजित किया। फिर कह रहे हैं रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत, अब देखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लो। अब तक जो क्लासिफिकेशन हुए थे ना, उन्होंने इस तरह से रासायनिक गुणधर्म को आधार नहीं बनाया था। ये कह रहे हैं कि बाहर से तो ठीक है, आप भौतिक जो गुणधर्म है उसको कंसिडर कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी ले रहे हो, लेकिन क्यों ना हम केमिकल प्रॉपर्टी भी देखें। इसका मतलब मैं आपको एक पहले हल्के से एक सिंपल आइडिया देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से हो सकता है 25-26 लड़के हैं, 25 या 26 जो भी है इस संख्या में अनुपात में लड़कियां हैं। अब लड़कों में ये हो सकता है कि एक लड़का है जिसका नाम मान लीजिए आरिफ है। तो आरिफ, हमने एक निर्धारण करने की कोशिश की उस कक्षा में बच्चों की, कि बच्चों के अलग अलग ग्रुप बनाएंगे हम लोग। तो एक निर्धारण हमने ऐसा किया कि आरिफ जो है क्लास का सबसे होशियार बच्चा है, ये सारे विषयों में बहुत होशियार है। तो जो भी इसका दोस्त है उसको एक समूह में डाल देंगे, सिंपल, उसका एक ग्रुप बना देंगे। एक बच्चा हमने ऐसा ढूंढा नितिन नाम का, जो कि बहुत बदमाश है, हमने कहा इसके साथ जो रहने वाले हैं ना उसको एक ग्रुप में डालो। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? सेम यहां पर क्या किया, 63 तत्व थे, उसमें से 2 तत्वों को चुना। वो कौन से थे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बोला कि ऑक्सीजन के अच्छे दोस्त कौन है, सबसे पक्के दोस्त कौन है? बोले ये वाले। बोले इनको सबको एक समूह में रख दो। बोले थोड़े कच्चे दोस्त, ये वाले यहां रख दो, बात नहीं करते इससे, यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो इस बात को कि इन्होंने क्या आधार बनाया? ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। और ये दोनों आप ऐसे मान लो सबसे या तो होशियार बच्चे हैं क्लास के, या सबसे खतरनाक वाले बच्चे हैं जो उद्यम करते रहते हैं पूरा दिन। तो अब इस लाइन को अब पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। तो मेंडलीव ने कहा रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मतलब क्या, कौन ऑक्सीजन से किस तरह से जुड़ रहा है, जो समान तरह की रासायनिक अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन से उनको एक साथ रखेंगे, जो समान तरह की रासायनिक अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन से उनको एक साथ रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अब क्वेश्चन होता है एक दिमाग में कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया? तो इसका उत्तर यहीं पर है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत सक्रिय तत्व हैं, ये फ्री बैठते ही नहीं, फट से जाके किसी से जुड़ जाते हैं। इनको छोड़ो आप बाहर, फट से जाके दोस्ती कर लेंगे। जैसे अपन लोग होते हैं क्लास में जाते हैं, अब बिना दोस्त के तो बैठते ही नहीं है ना, हम दोस्त तो चाहिए, फिर वो भले कहीं भी चल जाए तो दोस्त बन जाते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी इसीलिए लिया क्योंकि लगभग सभी तत्वों के साथ मिल करके यौगिक बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो यहां तक। अब ये जो पॉइंट है मेरे को अभी भी है कि थोड़ा भारी है, अभी इसके अंदर चलेंगे, अपन गोता मारेंगे अंदर। तो देखो, ऑक्सीजन से जो भी तत्व ने अभिक्रिया करके तत्व बनाया उसको बोलते हैं ऑक्साइड, और हाइड्रोजन से जो भी अभिक्रिया करके तत्व बनाया उसको बोलते हैं हाइड्राइड। ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो हम कह रहे हैं तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को, जो सूत्र मिले ना हमको, अभी देखेंगे जिनको हम, उनको तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। मतलब बोला कि भाई ये है ना, इसके आधार पे हम लोग उसको कौन से समूह में रखना है ये निर्धारित करेंगे। फिर कह रहे हैं यह देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। बोले आप फिक्स मत करो कि 5 के बाद कि 10 के बाद, नहीं, बोला अपने आप जैसे ही सेम आए
उसको अपने आप उस समूह में रख दो, बात खत्म। अब इस टॉपिक पे आगे चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये दोनों जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा पहले मिटाना पड़ेगा, तो आप पहले लिख लीजिए इतना, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक है संयोजकता, जो कि हम पिछले साल की किताबों में 9th में पढ़ते हैं। तो मैं अभी आपको केवल उतना ही बताऊंगा जितना हमें यहाँ पर आवश्यक है। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है, परमाणु में जो नाभिक है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इनसे पूछा गया था कि क्या सभी एक साथ चक्कर लगाते हैं? तो अब बात थी कि नहीं यार, अभी एक साथ एक ही जगह तो फिर परमाणु सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो एक ही कक्षा में तो चक्कर कैसे लगाएंगे, दिक्कत होगी ना फिर इस बात में। तो एक नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं देखो ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे नाभिक है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक थोड़ा यहाँ घूम रहा होगा, एक यहाँ बड़े पे घूम रहा होगा, एक और बड़े में घूम रहा होगा, ऐसा होता है। तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आप कह रहे हो तो, लेकिन कौन से जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये कैसे बताओगे? तो उसके लिए उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था एक तरह से, कि एक सूत्र है हमारे पास जो कि है 2n²। जैसे कि मान लीजिए ये एक नाभिक है और इसमें ये पहली कक्षा है इसकी परमाणु की, ये दूसरी, ये ऐसे ही करके तीसरी मान लेते हैं। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी। उन्होंने कहा ये जो n मैंने लिखा है ना, ये दरअसल में ये कक्षा की संख्या है। आप इस सूत्र में लिख करके पता कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जैसे पहली कक्षा की अगर हम बात करें, यदि n बराबर 1 हो तो सूत्र के हिसाब से हमें मिलेगा 2 1 का स्क्वायर, जो कि है दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 मिलेगा। n बराबर जब आप 2 रखते हो तो आपको मिलता है 8, और इसी तरह से जब आप n बराबर 3 रखते हो तो आपको मिलता है दोस्तों 18। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 दूना 18 हमारे पास। इसी तरह से हम आगे और निकाल सकते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमने चालू करेंगे, तो पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तीसरा आएगा तो वो पहली में नहीं जा सकता, तीसरे को कहां जाना पड़ेगा? दूसरी कक्षा में। अब दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन? 8। 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। 8 अगर भर गए एक बार तो जो नवा इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरी कक्षा में वो कहां जाएगा? तीसरी कक्षा में जाएगा। और तीसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 18। अब इस दुनिया में जो सारे तत्व है ना, वो किसी से जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, किसी और से जुड़ जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। तो प्रश्न ये है कि वो रासायनिक अभिक्रिया कर क्यों रहे हैं भाई? तो उसका उत्तर ये है कि अगर ये कक्षाएं जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की ये भरी हुई हैं, ऐसे नहीं कि एक ज्यादा है एक कम है किसी कक्षा में, अगर ये एकदम सटीक भरी हुई है ना, तो तत्व कहता है भाड़ में जाओ तुम, मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से। फिर वो रिएक्शन इतनी ज्यादा नहीं करता, नहीं उलझता, मतलब वो अभिक्रिया करने में। लेकिन अगर इसके पास कम है इलेक्ट्रॉन तो इसको लगी रहती है कि यार मेरे को इलेक्ट्रॉन मेरे को कमरा भरना, मेरा निकला, ऐसा इसको लगा रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मांगने चल जाता है। ज्यादा होते हैं तो कहता है यार फालतू पड़ा है यार, दे दो यार इसको, दे दो निकालो उसको बाहर, ऐसा इसके अंदर चलता है। तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व जो है इन तत्वों के यौगिकों को वो ज्यादा मिलता है। तो अब यहां पर ये बात अपने को समझ में आई। अब एक छोटी सी चीज हमें और ध्यान रखनी है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तत्व हैं वो तीसरी कक्षा तक आते आते 18 तत्वों की ही पूर्ति करें। तो ऐसी अवस्था में तत्व क्या करते हैं, अपने आखिरी की जो कक्षा है ना वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं। अगर 18 नहीं ला पा रहे, मान लो कोई तत्व है उसके पास जो है ना आखिरी वाली कक्षा में, तीसरे नंबर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कायदे से तो वहां 18 होने चाहिए, लेकिन वो 18 कैसे करेगा, 11 कहां से मांग के लाएगा? ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं ये इस पे मैं अलग वीडियो लूंगा, अभी बस मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करता है? मात्र 8 इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब इस बात को आप समझो कि जैसे ये मैंने सूत्र वहां लिखे हैं, बचपन में मेरे को इनसे बहुत डर लगता था, मेरे को समझ ही नहीं आते थे कि क्या हो रहा है इनमें, क्यों लिखा है इनको इस तरह से साथ में। तो ये बहुत सिंपल है। अब जैसे कि मान लीजिए पहला सूत्र हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो आप याद कर चुके हो 20 तक 30 तक तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। तो हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है? एक, क्योंकि वो एक नंबर पे आ रहा है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास में। तो हाइड्रोजन के पास अगर हम देखें तो प्रोटॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। यहां पर अब हमें प्रोटॉन से कोई ज्यादा खास मतलब है नहीं। तो अब आप देखो हाइड्रोजन का अगर हम परमाणु बनाए यहां पर, तो उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आ जाएगा, दूसरा तो है ही नहीं ना, और बाकी कक्षाओं की भी जरूरत ही नहीं जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अभी हमने समझा कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। तो इसको क्या खुजली चलेगी? एक कम है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो ये बोलेगा कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे बाबा, दे दे, या बोलेगा कि यार मैं जुड़ जाता हूं किसी से, मेरा एक ले लो लेकिन मेरे को एक दे दो। वो बंदों की जो बात है वो करेंगे अपन आगे आगे। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कुल मिलाकर के। साथ ही साथ अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन जो है वो आता है कितने नंबर पे? 17, ठीक है, तो 17 नंबर पे। तो पहले जो कक्षा है उसमें क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो मैं यहां 8 लिख देता हूं बनाने के बजाय। तो कुल कितने हो गए? 10। तीसरी जो कक्षा है उसमें आ तो कितने सकते हैं? 18, लेकिन क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। तो 2 तो यहां आ गए पहली कक्षा में, 8 यहां आ गए, 10 तो यही हो गए। बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीसरी कक्षा में है। अब आप समझो तीसरी कक्षा में होने कितने चाहिए? 18। ये इसका मन तो कर रहा होगा कि यार 18 हो, लेकिन कौन देगा यार आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन? और इतने सारे आ भी जाएंगे तो आप संभाल पाओगे क्या? तो फिर ये बीच का रास्ता निकालते हैं, और वो बीच का रास्ता क्या है? ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसके पास 7 हैं, समझना इस बात को, और इसको कितने करने हैं? 8 करने हैं, तो इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग के ले आए, तो इसका सबसे जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसका शांति मिल जाएगी उसको। नहीं तो ये क्या कर सकता है, अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दान में दे दे किसी और को। तो ये बाहर वाला शेल ही खत्म हो जाएगा, कक्षा ही खत्म हो जाएगी, केवल यही कक्षा बचेगी। तो उसमें 8 होंगे, वो तो खुश खुश रहेगा फिर तो। लेकिन दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। आई बात समझ में आपको? तो हमें इस तरह से समझाया गया है कि हाइड्रोजन को लिखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ क्लोरीन को लिखता है। इसकी जो संयोजकता है, संयोग करने की क्षमता, या इलेक्ट्रॉन के जो संयोग करने की क्षमता है किसी भी तत्व की, वही क्या है? हमारी संयोजकता। तो अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? एक दे देगा या एक ले लेगा, बात खत्म। तो यहां लिख दिया 1। क्लोरीन की संयोजकता यहां कितनी है? 1 चाहिए इसको, ठीक है क्या? तो यहां से इसको इसके साथ लिख देंगे नंबर को, और इसको इसके साथ, मतलब सूत्र बन जाएगा H1, 1 लिखते नहीं है, और Cl1, 1 लिखते नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया है। थोड़ा शॉर्ट में ही ले रहा हूं मैं अभी ये टॉपिक। सेकंड है हमारे पास H2S। तो हाइड्रोजन का तो फिर हमें पता है संयोजकता 1 है। अब हमें पता करनी है सल्फर की। सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16। तो 16 इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसकी संयोजकता पता करें तो N1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 8। और N3 में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 6। आई बात समझ में आपको? तो अब देखिए, अब सूत्र बनाने का तरीका क्या है? यहाँ हाइड्रोजन की संयोजकता लिखी, यहां पर हम लोग लिखेंगे सल्फर की संयोजकता, जो कि कितनी है? 2 मैंने क्यों बोली? बाहर कितने इसके पास? 6। करने कितने हैं? असल में तो 18 करने हैं, होंगे क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि भैया 12 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं इसको। तो क्या कर लेगा? बीच का रास्ता निकाल लेगा, 8 कर लेगा। 8 करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन मांग के ले आया किसी से, इसका काम हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलेंगे इसको, और ये सल्फर इसके साथ इस तरह से जुड़ेगा, जो सूत्र है वो बनेगा ऐसे। अब इसको समझने की कोशिश कर रहा मैं क्या कह रहा हूं। एक हाइड्रोजन आया इसके पास,
इस हाइड्रोजन ने बोला कि यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, सल्फर को बोला। सल्फर ने कहा यार आपकी बात ठीक है लेकिन मेरे को 2 चाहिए। हाइड्रोजन ने कहा एक काम करता हूं, मैं मेरे एक और दोस्त को बुला लेता हूं, वो भी एक तो दे ही सकता है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। सल्फर ने कहा ठीक है मेरा तो काम हो गया ना। तो ये दोनों ने आके एक एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प कर दी इसको, और इसको टोटल तो 2 ही चाहिए थे ना। तो आप देखो इस फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है, 2 और सल्फर कितना है, 1, तो 1 हो गया ना, सूत्र बन गया। तो उसको लिखने का बस हमने तरीका ये बना लिया है कि आप शॉर्टकट में क्या लिखो, उनकी संयोजकता है उनके नीचे लिख दो और क्रॉस करके सूत्र बना करके लिख दो। यही चीज मैं आपको बस लास्ट जो है एक आध फॉर्मूला में बता रहा हूं कि CCl4 की अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे सूत्र में, कार्बन की जो संयोजकता है दोस्तों वो है सीधा ही अगर मैं आपको बताऊं तो 4, आप निकालिएगा अपने आप से। और क्लोरीन की अभी अभी हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, 1 संयोजकता। तो आप लिखेंगे C4 और क्लोरीन के लिए लिखेंगे 1, तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, ये इसके साथ, और आपको सूत्र जो है मिलेगा CCl4। ये वाला हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां ऑक्सीजन की बात हो रही है। देखिए एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, बोलो बोलो, एल्यूमिनियम आता है दोस्तों 13 नंबर पे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस तरह से आपको, इसीलिए मैंने कहा था 30 तक तो याद कर ही लेना, नहीं तो फिर उलझते रहोगे। तो एल्यूमिनियम आ रहा है 13 नंबर पे। अब अगर इसकी हम क्या देखें, संयोजकता देखें कितनी होगी, तो पहले जो इसका कक्षा है उसमें 2, दूसरी कक्षा में 8, बचे कितने, 3, तीसरी कक्षा में बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको तीसरी कक्षा में सोचेगा कि यार 8 कर लो, लेकिन अब देखो 2 बातें फिर से। 8 करने के लिए एक तो क्या 5 मांग के ले आए, या क्या करे 3 दान में दे दे, तो अगले वाले जो शेल बचेगा उसमें 8 तो बच ही जाएंगे, है ना। तो आप खुद सोच करके देखो कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 3 दान में दे देगा। और जो दान में देते हैं ऐसे जो तत्व है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु, ठीक है। तो ये अच्छी खासी धातु है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो हम लोग लिखेंगे 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोले ले जाओ खुश रहो। और एल्यूमिनियम 3, और ऑक्सीजन से जुड़ना है इसको। और ऑक्सीजन की संयोजकता देखो कैसे निकालोगे आप, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8, और इसकी संयोजकता के लिए N1 तो है 2, N2 जो है वो है दोस्तों 6। तो अब आप सोचो दूसरी कक्षा में ये क्या चाह रहा है ऑक्सीजन, यार 8 हो जाए दूसरी कक्षा में। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, 2 मांग के लाएगा। तो 2 मांगेगा, तो मांगने गया है एल्यूमिनियम के, भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दे ठीक है। तो इसकी संयोजकता है, इसको चाहिए 2, ये कह रहा है मेरे को ज्यादा चाहिए नहीं ना यार। तो एल्यूमिनियम ने कहा कोई नहीं, दे देंगे आपको। ये हमने सूत्र तो ऐसे लिख दिया कि एल्यूमिनियम गए 2, ऑक्सीजन गए 3। इसका मतलब क्या है मैं आपको वो समझाता हूं। भाई एल्यूमिनियम ने कहा यार भैया मैं आपको 2 नहीं निकाल के दे सकता, मतलब मेरे पास क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पास 3 है एक्स्ट्रा, 3 ले लो मेरे से। ऑक्सीजन कह रहा है यार भैया मैं क्या करूंगा आपसे 3 लेकर के, मेरे को 1 फालतू पड़ जाएगा मेरे लिए। तो दोनों ने एक रास्ता सोचा है, देखना क्या। एल्यूमिनियम ने कहा यार हम अगर 2 भाई आ जाएं, 2 दोस्त आ जाएं, तो 3 तो आपको ये दे देगा और 3 आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कुल इलेक्ट्रॉन जो है देने के लिए वो हो जाएंगे हमारे पास 6। और ऑक्सीजन ने कहा हाँ आपका आइडिया ठीक लग रहा है हमको। तो ऑक्सीजन ने कहा हम 3 बहनें आ जाते हैं, बोल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 से हमारा काम हो जाएगा। तो देने वाले कितने आए, 2 एल्यूमिनियम, लेने वाले कितने आए, 3 ऑक्सीजन। तो सूत्र क्या बन गया, Al2O3। और उसको लिखने का तरीका हमें बता दिया कि ऐसे लिख लो। अब तीसरा जो है लास्ट एक में अब लिखा है तो मैं आपको बता ही देता हूं। कैल्शियम की जो संयोजकता होगी वो आप देखोगे तो 2, 8, 8 और फिर 2 हो जाती है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, N1 में 2, N2 में 8 और जो N3 बच रहा है उसमें हम कह रहे हैं कि 10 है मान लीजिए। तो अब वो बीच का रास्ता अपनाएगा और बोलेगा कि 2 हो जाए मेरे पास में, 8 हो जाए सॉरी मेरे पास में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दान में दे देगा। और अगर इसके पास ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन अभी भी हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन मांगने आता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो सूत्र कैसे लिखेंगे अपन, कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, दोनों को क्रॉस करके लिख देंगे तो सूत्र हमारे पास बन जाएगा Ca2O2। अब ऐसे सूत्र में क्या है कि 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक कैल्शियम 1 से जुड़ रहा होगा, पक्की बात है, तभी 2 2 से जुड़ पा रहे हैं।
तो इसको इसीलिए सीधा ही हम क्या लिख देते हैं, CaO, कि एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। ये तो था बेसिक जिसको आता था वो आगे बढ़ गए होंगे अभी तक। और अब हम हमारे टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक तरफ जो है मेंडलीफ की सारणी दिखाता भी चलूंगा और उसके अंदर ये जो हाइड्राइड और जो ऑक्साइड वाली बात थी उसको समझाऊंगा। आप सारणी में देख पा रहे हैं कि जो पहला स्तंभ है वहां पर ऊपर लिखा हुआ है R2O और नीचे लिखा हुआ है RH, और उसके नीचे कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं। तो देखो R क्या है पहले तो वो समझना है। R कोई सा भी तत्व हो सकता है। जो 63 तत्व उनके पास है उनमें से कोई भी एक विशिष्ट तत्व है। R2O लिखने का मतलब ये है कि वो जो तत्व है इस ग्रुप में उसको तभी रखेंगे जब उसका फॉर्मूला ऑक्सीजन के साथ R2O बने और हाइड्रोजन के साथ उसका फॉर्मूला RH बने। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन की बात करें अपन सबसे पहले, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोस्ती है वो कैसी है आप ये देखो। हमें बहुत फेमस फॉर्मूला पता है H2O, पानी। तो आप देखो ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। ये R की जगह कौन है? H कितने हैं हमारे पास? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। ये सूत्र इसके जैसा ही है, इसीलिए उसको पहले हमने स्तंभ में रखा। अगर आप सोचो कि ये सूत्र क्यों बना, तो एक बेसिक आइडिया आप भी ले लो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 1 ही एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों क्रॉस करते हैं जब आपस में, तो हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 1। ये बात आगे मैं और गहराई से पकड़ूंगा, कभी लूंगा अदर क्लासेस में, अभी आप समझिए। बहरहाल अब यहाँ पे अब आपके दिमाग में होगा कि यार H को H के साथ कैसे लोगे फिर आप? तो देखो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो H2 बनता है, और ये बात सच है, झूठ नहीं है। तो इस तरह से लिख दिया इसको। अगला है लिथियम। लिथियम कितने नंबर पर आता है? 3। तो 3 नंबर पे आता है, तो इसके लिए N1 में इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2, और N2 में दोस्तों इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1। तो कहने का मतलब है कि जो 2 है उसमें इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। अब चाह तो रहा होगा कि मेरे पास 8 आ जाए, लेकिन 7 को मांग कर लाना है बहुत मुश्किल है। 1 को दान देकर बोले इसको खत्म ही कर देंगे अपन, 1 को देकर के N2 ही खत्म हो जाएगा इसका, तो ये तो खुश रहेगा कि भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब लिथियम के साथ क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन के साथ क्या है? ही इसको 2 चाहिए। फिर क्रॉस करोगे जब आप, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको? Li2O। समझ रहे हो इस बात को? यही फॉर्मूला आपको मिला है। सिमिलरली जब आप इसकी हाइड्रोजन से कराओगे, तो अब यहां थोड़ी सी देखो बातें हैं कि हम क्या करें कि ये जो नियम हमने सीखा उसके आधार पे हम सब कुछ की रिएक्शन करा दें, लेकिन क्या होता है असल दुनिया में? थियोरेटिकली तो आपने वो करा दी रिएक्शन, क्या जो वो यौगिक बना, नया जो कंपाउंड बना, वो स्टेबल है? मतलब वो रुकेगा 5-7 मिनट भी कि खत्म हो जाएगा, वो वापस टूट जाएगा, मतलब बिखर जाएगा। तो इसीलिए हर तरह का तत्व आपको, अजीबोगरीब तत्व देखने को नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो इस बात को? तत्व तो क्या, अजीबोगरीब जो यौगिक है, मतलब फॉर्मूलाज जो है ना हमें पढ़ाए जाते हैं, फिक्स होते हैं कि ये वाला बना, ये बना, ये बना, अलग कुछ भी नहीं होता, मतलब वो समझ रहे हो? इसीलिए LiH कभी आप मतलब पढ़ते नहीं हो। हाँ होगा, हो सकता है लेबोरेटरी में बन रहा है कहीं पर, जो फेमस है वो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। अब जैसे सोडियम है, तो सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11। कितने? 11। पहले में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 बचा, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, तो ये 1 दे सकता है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो फिर से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O। आई क्या बात समझ में? बोलना तो आई तो। और पोटेशियम के साथ भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह का एक फॉर्मूला जो है हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे सकता है। अब ये आप समझ गए होंगे कि ये सारे जो एलिमेंट्स थे ना, इनकी संयोजकता एक है कहीं ना कहीं पर, तो इनको साथ में रखा गया है। सेम बात यहां देख लो, मैं सारे नहीं ले रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, 2 आपके माथे छोड़ रहा हूं, और यहां पर भी मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, 1 आपके माथे छोड़ दूंगा। अब मैग्नीशियम ले लेता हूं मैं रैंडम। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, ठीक है। इसमें अगर हम वही इलेक्ट्रॉन्स का जो विभाजन है वो देखें तो 2.8 और कॉमा
2 बचेंगे, आप देख लीजिए 12 हो गए कुल इलेक्ट्रॉन। तो अंत में इसके पास कितने हैं? 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा है इसके पास, कह रहा है यार ले लो। अब चाहता तो होगा कि 8 हो जाए, तो 6 मांग के लाना मुश्किल है, तो इसीलिए क्या करेगा, 2 दे देते, छोड़ यार 2 देते हैं, खत्म कर। तो मैग्नीशियम की जो है संयोजकता वो हो गई 2, ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो भी कितनी है? 2। तो असल में तो क्या बनेगा? Mg2O2। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है कि 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन से दोस्ती करके बैठे हैं, इसका मतलब एक मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन से दोस्ती करके बैठा है। तो उस सूत्र को हम क्या लिखते हैं? MgO। देखो आप आई के बाद समझ में, RO से मिल रही है ना ये चीज, और वही चीज जो है अब हाइड्रोजन के साथ थोड़ा झगड़ा है, वो तत्व, हाँ आप रिएक्शन करा दोगे लेकिन मिले ना मिले, इस तरह से बात है। सिमिलर कैल्शियम के साथ आप चेक कर सकते हो। यहां पर एक ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम का उदाहरण मैं पहले ले चुका हूं, इसीलिए मैं बी को कंसिडर कर रहा हूं। तो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। क्या है दोस्तों? ये बोरोन। तो बोरोन देखो कितने नंबर पे आता है? 5। और इलेक्ट्रॉन का विभाजन अगर आप देखोगे, अब 3 है इसके पास में, और 8 खुशी से चाह रहा था कि हो जाए, जो कि होंगे नहीं, तो ये 3 देने की ताक में रहता है। तो बेरिलियम की जो संयोजकता है बोरोन की, सॉरी, वो है 3, और ऑक्सीजन अगर आप वापस सामने लिख करके देखो तो 2। तो सूत्र आपका क्या बनेगा? B2O3। तो मुझे उम्मीद है, और Al2O3 हम अभी बनाए ही थे पीछे, तो वही सूत्र यहां बनेगा। तो इस तरह से मेंडलीव ने क्या किया, सारे तत्वों को देखा कि कौन हाइड्राइड कैसा बना रहा है, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन कर रहा है, और कौन ऑक्साइड कैसा बना रहा है, ऑक्सीजन से कैसी रिएक्शन कर रहा है, जिनका सूत्र सेम बन रहा था। मतलब जो हाइड्राइड और ऑक्साइड आपस में एक जैसे थे, उन सबको समान कॉलम में उसने रखा। अब अपना टॉपिक थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अब सिंपल से पढ़ के आगे निकलना है अपने को। तो मेंडलीव की अब हमें पढ़नी है आवर्त सारणी की उपलब्धियां। उपलब्धियां मतलब एडवांटेजेस, या क्या खास बातें थी मेंडलीव की जिसने सबको हिला करके रख दिया पूरी दुनिया भर में। तो पहली खास बात है, मेंडलीव ने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान खाली छोड़ दिए, ताकि वो उस वक्त जो तत्व थे उनके, उनको सही जगह रख सके। जैसे मतलब उनको लगा कि यार जो टाइटेनियम है, इसको है ना चौथे समूह में रख दिया इन्होंने, तीसरे में नहीं रखा, तीसरे में एक जगह खाली छोड़ दी। खाली अब हो सकता है, मतलब हम ये सोच सकते हैं, ये सोच करके छोड़ियो कि यार इनको लगाओ कि यार ये चौथे में मैच कर रहा है इसकी प्रॉपर्टी, तो वहां तो रखो अभी इसको, तीसरे का पता नहीं क्या होगा, है ना। ये नहीं था दिमाग में उनके, अभी आगे क्लियर होगा आपको। उन्होंने क्या किया, खाली जगह छोड़ दी तीसरे समूह में, और टाइटेनियम को रख दिया चौथे समूह में, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। और साथ ही में ये जो था आर्सेनिक था, उसको क्या किया इन्होंने, 5वें समूह में रखा, जबकि 2 स्थान इसके पीछे खाली छोड़ दिए इन्होंने। अब यार 2 जगह खाली छोड़ दी, एक छोड़ी 2 खाली छोड़ के सीधा ही आर्सेनिक को 5वीं जगह पर रख दिया इन्होंने। अभी जो खाली स्थान थे ना दोस्तों, ये भविष्य में भरे, कौन से तत्वों से भरे? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। अब एक हमको लग सकता है कि यार उन्होंने खाली छोड़ दिया, भविष्य में भर गए, अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात तो है ही, लेकिन इन्होंने तो 4 चांद लगा दिए इस बात पे। दूसरी खासियत देखो इनकी, खाली छोड़ा, बोला कि मेरे हिसाब से भविष्य में और तत्व मिलेंगे, और ये जो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं ना, यहां पे आएगा वो तत्व, और इस समूह में जो बाकी तत्व हैं उनसे उसकी जो है प्रॉपर्टी मैच करेगी। इतनी सटीक बात बोल करके गए। तो देखो इन्होंने क्या किया, कुछ तत्वों के भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी कर दी, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो खाली स्थान छोड़े गए थे उन रिक्त स्थानों को भर देंगे। उन तत्वों का नामकरण तक कर दिया मेंडलीव ने, जो मिलने वाला था ना उसका नाम बता दिया पहले, मतलब बोले यार ऐसा रख देना इसका नाम मिलेगा। और जैसे क्या नाम रखा, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। सिर्फ एका यूज नहीं किया, एका, द्वि, त्रि, ये 3 तरह की टर्म्स उन्होंने यूज की। ये संस्कृत से ली थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एका का मतलब है एक, द्वि का मतलब है 2, त्रि का मतलब है, ये तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये था कि बोरोन तो मिल चुका था, तो मान लीजिए बोरोन तीसरे समूह में है, तीसरे ग्रुप में पड़ा है, तो बोरोन के आगे एका है, तो एक खाली छोड़ देना आप उसके नीचे, फिर जो अगला वाला खाली गोला है ना, वहां का तत्व गायब है, अभी उसको रखेंगे बाद में। समझ रहे हो इस बात को, एका का क्या मतलब है? आप सारणी में देखो कि बोरोन को एक छोड़ करके अगला तत्व रखा, और वही तत्व जो भविष्य में मिला था दोस्तों, वो क्या था? स्कैंडियम। और इसी तरह से उन्होंने कहा एका एल्यूमिनियम,
तो एल्यूमिनियम लो, एल्यूमिनियम तो मिल चुका था तीसरे समूह में, उसके नीचे का एक खाली छोड़ दो और नीचे चल जाओ और आपको अगला तत्व उसमें भरने को मिल जाएगा। जैसे कि देखो दोस्तों, बोरोन के नीचे एग्जैक्टली एल्यूमिनियम आता है, तो ए का बोरोन जब बोल रहे हैं तो बोरोन के आगे के एल्यूमिनियम का खाना खाली छोड़ो, हटाओ, उसको मार दो, और अगला देखो स्कैंडियम मिल रहा है, स्कैंडियम। तो ए का बोरोन कौन सा तत्व मिला बाद में जाकर के? स्कैंडियम। उन्होंने नाम पहले रख दिया था मिलने के पहले कि जो तत्व मिलेगा वो बोरोन जैसा होगा, तो उसका नाम ए का बोरोन रख दिया। और ए का एल्यूमिनियम किसको कहा? गैलियम को, जो कि बहुत सालों बाद में मिला था। तो एल्यूमिनियम आप देखोगे यहां पर ए का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को एक खाना छोड़ देंगे जो कि स्कैंडियम ऑलरेडी नहीं मिला था, तो उसके नीचे वाला जर्मेनियम आता है हमको। तो और इस तरह से तीसरा था ए का सिलिकॉन। स्क्रीन पे देखो आप, सिलिकॉन के नीचे एक खाली छोड़ो, टाइटेनियम को खाली छोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा गैलियम। और यहीं पर आप समझ भी पा रहे हो कि ये जो थी गैलियम और जर्मेनियम की जगह इन्होंने खाली छोड़ी थी, तो आर्सेनिक को तीसरे समूह में रखने की बजाय सीधा इन्होंने पांचवें समूह में ले जाकर के रखा था। तो काफी जनों को ये जो पहली और जो दूसरी उपलब्धि है वो सेम लगती है, लेकिन इसमें फर्क है अच्छा खासा। तो ये एका, द्वि और त्रि काफी जगहों पर इन्होंने ऐसे भी बोला कि दो खाली छोड़कर अगला मिलेगा, तो वहां द्वि यूज किया, और काफी जगह पर त्रि भी बोला था इन्होंने, अभी हम नहीं चलेंगे इतना उसके अंदर। तो इस तरह से ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तीसरी उससे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं या जिनको अक्रिय नोबल गैस कहते हैं हम लोग, वो भी उस समय मिली नहीं थी। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं उसका, वो न्यूलैंड का जो था वो इसीलिए फेल हुआ था अष्टक का सिद्धांत, क्योंकि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये गैसें मिली नहीं थी और इनके टाइम तक भी नहीं मिली थी। तो बाद में जब मिली भी ना, तो उनको बिना कोई दिक्कत के मेंडलीव की सारणी में जगह मिल गई। कैसे मिली? उनके लिए एक जीरो ग्रुप बना दिया। 8 ग्रुप तो पहले से ही थे, एक जीरो ग्रुप और बना दिया जिनमें इन सबको इकट्ठे ही वहां पर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अब अपने को लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। आप इसको लिख लो तो फिर मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अब है मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। देखो पहले मैं कमियां लिख चुका हूं डॉबेराइनर और न्यूलैंड के लिए, तो ये सीमाएं वर्ड जो है ज्यादा यूज होता है, एग्जाम में भी आपसे पूछता है कि मेंडलीव की पीरियड टेबल की जो है सीमाएं बताओ। तो सीमाएं, कमियां एक ही बात है। तो 3 कमियां हैं, जैसे कि 3 हमने उपलब्धियां पढ़ी तो 3 ही कमियां भी हैं। वैसे विश्वास करना काफी मुश्किल है कि यार इतनी कमाल की पीरियडिक टेबल में भी कमी थी, तो है। अब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले। हाइड्रोजन विवादास्पद है आज भी, इसकी स्थिति का क्या करें समझ नहीं आता, इसको रख रखा है बस अपन ने। देखो तो हाइड्रोजन का जो विन्यास है वो क्षार धातुओं से मिलता है। अब फिर पहले समझो क्षार धातु क्या होती है। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल में पहला जो ग्रुप है, या कि जो मेंडलीव की टेबल में भी जो पहला ग्रुप है, वहां पर कौन कौन आता है? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। तो ये जो सारे के सारे धातु हैं, और ये कैसे धातु हैं? एक इलेक्ट्रॉन दान करने वाले धातु हैं, है ना, धनायन बनाते हैं एक आवेश वाला। और ये सारे के सारे पॉजिटिव जो बना रहे हैं चार्ज, इनकी खास बात क्या है कि ये जब पानी से अभिक्रिया करते हैं तो ये है ना मस्त वाले क्षार बनाते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे वो चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण, तो वहां बात थोड़ी और क्लियर होगी। लेकिन ये क्या बनाते हैं, इनके जो ऑक्साइड भी होते हैं ना, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं स्वभाव में। तो ये क्षार बनाते हैं, और ये पानी से मिलकर के भी इतना अच्छा खासा क्षार बना सकते हैं कि ये एसिड को, अच्छे खासे अम्ल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्षार धातुओं से मिलता है इसका व्यवहार, मतलब सोडियम से, पोटेशियम से, इनसे हाइड्रोजन का व्यवहार मिलता है। तो फिर उस हिसाब से वहां रख दिया उसको, हाइड्रोजन को। लेकिन झगड़ा यहां खत्म नहीं हो रहा। क्या इसका जो व्यवहार है ना, वो फिर जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन्स। हेलोजन मतलब क्या? एक समूह है पूरा का पूरा, जो कि फिर कल बार आई आंटी ऐसे करके याद कर रखा है मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम हेलोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सारे हेलोजन कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन का व्यवहार इन हेलोजन से भी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो हेलोजन है ये द्विपरमाणुक अणु बनाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 2 एटम जुड़ करके, 2 परमाणु जुड़ करके एक अणु बनाते हैं, जैसे कि Cl2, Br2, I2। समझ रहे हो इस बात को? तो वैसे ही हाइड्रोजन भी तो H2 बनाता है, तो फिर हाइड्रोजन को तो इनके साथ रखना चाहिए ना।
मतलब इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे कि यार यहां ही रखा वो सही है, या ये भी तो एक कारण है, तो फिर यहां क्यों नहीं रख रहे हो आप। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। आप पढ़ोगे तो यही है कि हाइड्रोजन का विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की तरह ही हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। समझना कैसे। क्षार धातु सोडियम, Cl से क्या बना रही है, NaCl, तो हाइड्रोजन भी HCl बना रहा है। यहाँ पे क्षार धातु फिर से Na ही है, तो Na2O, ऑक्सीजन से कैसे बना रही है, Na2O, तो हाइड्रोजन भी फिर H2O बना रहा है, उसके जैसा ही बना रहा है। और यहाँ पर भी सल्फर के साथ में अगर देखें तो Na2S बनता है और हाइड्रोजन भी 2S बना रहा है, H2S, तो वो उनके जैसा भी है, क्षार धातुओं के जैसा भी, और हैलोजन के जैसा भी है। तो बात समझ में नहीं आ रही। फिर उसके बाद है हमारे पास समस्थानिकों की स्थिति। अब समस्थानिक वो तत्व होते हैं दोस्तों जिनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो अलग अलग होता है। बाकी सेम है, प्रोटॉन सेम है, उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन द्रव्यमान में थोड़ा चक्कर होता है। जैसे कि इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन के साथ है चक्कर। हाइड्रोजन के ना 3 भाई मिलते हैं, मतलब टोटल 3 भाई, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन तो वो है जिसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 1। ड्यूटीरियम वो है हाइड्रोजन ही, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। और ट्राइटियम वो है हाइड्रोजन ही, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। अब ये कैसे संभव है, तो इसमें क्या एक एक न्यूट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ जाती है। और उसके अलावा कार्बन की हम बात कर सकते हैं, तो एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। तो कार्बन 12 मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और कार्बन 14 मतलब 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो ही 14 होगा। ऐसे तत्व जो हैं समस्थानिक या जिनको आइसोटोप्स भी हम बोलते हैं, ये और भी होते हैं, अभी नहीं बात कर रहे सबकी। तो उन सब के बारे में पता तो हालांकि मेंडलीव के बाद में चला था, उस वक्त नहीं पता था मेंडलीव को, तो ये बाद में पता चला। लेकिन अब चुनौती बन गई ना कि यार अब इनको कहाँ जगह दोगे। अगर आप हाइड्रोजन के बाद ही 3 और को ठूसना चाहो, 2 और को, हाइड्रोजन के भाइयों को, तो वो जगह दे नहीं पा रहे। और एक और प्रॉब्लम यहाँ क्या थी कि मेंडलीव का आधार तो परमाणु द्रव्यमान ही है। तो अगर आपको द्रव्यमान के आधार पर ही रखना है, तो जैसे कार्बन को रखा आपने, फिर उसके अगले में कार्बन 12 को रखना पड़ेगा, और कार्बन 12 के मतलब बाद में कार्बन 14 को भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो मैच हो रही थी वो एक दूसरे से सारी गड़बड़ आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बना। तीसरी जो एक सीमा है वो है कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी मेंडलीव ने क्या किया, आगे पीछे रख दिया। ज्यादा वाले को पहले रख दिया, मास वाले को, कम वाले को बाद में रख दिया। हालांकि ये खुद के नियम का गड़बड़ कर दी। वो बोल रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में रखो, फिर खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे कोबाल्ट है, अभी 58.9 इसका है, इसको पहले रख दिया, जबकि निकल का है 58.7, इसको बाद में रखा। क्यों किया ऐसा? ताकि वो स्पेसिफिक समूह में, जिसमें ग्रुप में वो रख रहे हैं, उधर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल और फिजिकल, वो दोनों वो उस ग्रुप से मिल रही हैं, तो उन्होंने आगे पीछे करके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपवाद बना करके। तो ये भी एक कमी तो थी ही, छुपा तो सकते नहीं इसको भी। तो दोस्तों ये तो अपना हो गया टॉपिक खत्म, मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि थोड़ा लंबा टॉपिक था। अब मैं आपको वो खास बात बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था। तो जो लास्ट तक आए हो उनको इस प्रॉमिस का फायदा मिलेगा। ये जो साइंटिस्ट हैं डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, पूरा नाम है इनका, ये बहुत ही कमाल के इंसान रहे हैं। इनके जीवन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो एक छोटा सा इनका जो जीवन का बहुत ही ज्यादा विख्यात इंस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था सन 1834 में, 1834 में, और ये 14th लड़के थे। मतलब घर में इनके पहले भी 13 भाई बहन इनके और हो चुके थे। और इनके पिताजी जो थे एक जिम्नेजियम में, वो जहाँ वर्जिश करने लोग जाते हैं वहाँ टीचर थे, और इनकी माता का नाम मारिया था। अब खास बात क्या है कि सन 1847 में क्या हुआ, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और वो ही नहीं, जब इनका जन्म हुआ था 1834 में, तो इनके पिताजी अंधे हो चुके थे और 1847 तक थे। फिर 1847 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो माताजी ने हार नहीं मानी। बाकी हो सकता है इनके जो भाई बहन वगैरह थे वो कहीं ना कहीं काम धंधे में कहीं लग गए, जॉब करने, छोटा मोटा थोड़ा कमाने, घर को चलाने के लिए लग गए सारे के सारे। इनको पढ़ने की रुचि थी, तो इनकी माताजी ने हार नहीं मानी। और उनकी माताजी का जो ऐसा कह लीजिए अपना घर था, जिसको हम ननिहाल कह सकते हैं, वहां पर उनकी एक कांच की फैक्ट्री थी, ग्लास फैक्ट्री। तो वो वहां पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि वो शायद बच्चों का पालन पोलन अच्छे से कर सके, पोषण, और उनको एजुकेशन दिला सके। तो 1847 में उन्होंने शुरू किया, और 1848 में, 1848 में ही उनकी उस फैक्ट्री में आग लग गई। अब आग लगी तो वो सब भी ठप पड़ गया।
अब तो एक इंसान टूट ही जाएगा ना, कि सोचेगा क्या यार इनको पढ़ाई वढ़ाई करें, अब तो इतने हैं ही, है ना, 15-16 साल, 17 साल, 18 साल के हैं कि इनको काम पे कहीं ना कहीं लगा दिया जाए। लेकिन उन्होंने ठान रखी और लेकर के गई मैंडलीव को, और किसी एक हाई स्कूल में या जो भी स्कूल्स थे वहाँ दाखिला दिलवाया, बहुत मुश्किलों से, उस पर भी अलग बातें हैं काफ़ी सारी। और इस तरह से मैंडलीव ने, और वो भी कुछ वर्षों बाद 1855 के शायद आसपास उनकी भी मृत्यु हो गई, इनकी माता जी की भी। तो इनके पास हर वो कारण था या बहाना, जिसको हम अगर बनाना चाहें कि मैं इस कारण पढ़ाई छोड़ दी मैंने, या मैं इस कारण से पढ़ नहीं पाया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कैसे, कितने कमाल के इंसान रहे होंगे। हार नहीं मानी, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और इतनी बड़ी डिस्कवरी कि इन्होंने फ्यूचर में आकर के, और नोबेल प्राइज तक इनको 1906 में मिला। तो अब हमारे देश में आज जो है तारीख है हमारे पास 18 मई है 2020। इतना भयावह स्थिति है पूरी दुनिया में, कुछ मिलियंस लोग अफेक्टेड हो चुके हैं इस संकट से, लेकिन फिर भी जो जज्बा है ना वो हमें खोना नहीं है। हम, ऐसा कहा है नेल्सन मंडेला ने भी कि जो एजुकेशन है वो एक ऐसा आपके पास हथियार है जिससे आप इस दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकते हो, कोई भी जो चेंज आप चाहते हो ना, कि इतना अच्छा हमारा समाज हो सकता है, वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक जज्बा चाहिए, और जज्बा हमें सीखने को यहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों, आप शेयर कीजिए, बस मैं आपसे यही मांगता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे और वीडियोस में।